Hello dear students, welcome back to CSC tutorial. In this video of class 8th, you are going to learn the NCERT question answers of chapter From Tree to Territory. First question is match the following. अब आपको नीचे जो आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं इनको आपने मैच करना है करेक्टली, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला आंसर है आपका कि दीवानी जो है दैट इज अ राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। फौजदारी अदालत यानी कि क्रिमिनल कोर्ट। रानी चन्नम्मा जो थी उन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो थी वो किटूर में चलाई थी। सिपाही यानी कि सिपॉय जिनको कहा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें आपको दिया गया है सबसे पहला द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ डैश। जो ब्रिटिश कंक्वेस्ट था बंगाल के अंदर वो किससे स्टार्ट हुआ था? सबसे पहली कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ प्लासी। सेकंड जो है दैट इज हैदर अली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चा मेरे से थोड़ी सी। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ। हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के रूलर थे? सो इट्स आंसर इज मैसूर। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। सी पार्ट इज डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रीन ऑफ डैश। डलहौजी ने डॉक्ट्रीन कौन सी वाली इम्प्लीमेंट की थी? डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। फोर्थ इज मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ डैश इंडिया। मराठा किंगडम जो था वो भारत के कौन से हिस्से में लोकेटेड था? इट वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको बोला स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट इज द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन दी 18th सेंचुरी। जो मुगल एम्पायर था वो 18th सेंचुरी के अंदर जाके स्ट्रॉन्ग हो गया था। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है? इट्स फॉल्स। नाउ द बी पार्ट इज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। इज इट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स। नाउ द सी पार्ट इज महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो रूलर थे पंजाब के। येस, इट्स ट्रू। इट्स आंसर इज ट्रू। नाउ द डी पार्ट इज The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. क्या जो ब्रिटिश थे उन्होंने जिस भी टेरिटरीज को उन्होंने जीता था वहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस नहीं किए थे उन्होंने। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जा रहा है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उनको भारत की तरफ ऐसा क्या अट्रैक्शन फील हुई थी? क्या ऐसा कौन सी चीज़ों ने अट्रैक्ट किया था इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए? सो इट्स आंसर इज सबसे पहला कारण था चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन, कि भारत के अंदर जो है वो सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का सिल्क और कॉटन अवेलेबल था। सेकेंड पॉइंट इज फॉर स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डमम एंड सिनेमम एक्सेट्रा। ये जो स्पाइसेस थे ये भारत के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी के पाए जाते थे। तो ये जो कंपनीज थी वो स्टार्टिंग में भारत से स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए आई थी। अब इसी के लिए कहा गया कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच दे कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। These were the reasons that attracted European trading companies to India. अब यूरोपियन कंपनीज जो थी वो ऐसी नई जगह चाहती थी जहाँ पर वो आकर यहाँ से सस्ता सामान लेके जा सके और वहाँ से अपना महंगा सामान जो है वो यहाँ पे लाके बेच सके, और जो यहाँ से सस्ता लेके गए उसको अपने देश में जाके महंगे रेट्स पे बेच सके ताकि जो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। और यही कारण था जो ये यूरोपियन कंपनीज को भारत के अंदर व्यापार करना सबसे बड़ी अट्रैक्शन फील हुई। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन। In the fifth question, they are asking what are the areas of conflict between the Bengal and the Nawab and the East India Company? क्या कारण थे कि जो बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके बीच में मतभेद क्रिएट हुए थे, इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट थे वो क्रिएट हुए थे, किन कारणों की वजह से हुए थे? जो फर्स्ट है, आफ्टर द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री वॉज सेट अप इन 1651 on the banks of the river Hooghly, the East India Company started allowing more of its merchants and traders to visit and settle down in the city of Bengal. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भारत के अंदर ब्रिटिश फैक्ट्री जो थी सबसे पहली जो रिवर हुगली है उसके किनारे पे सेटअप हुई थी इन द ईयर ऑफ 1651। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वहाँ से धीरे धीरे करके जो मर्चेंट्स थे, साहूकार थे, ट्रेडर्स थे, उनको भेजना शुरू किया और उनको कहा कि तुम बंगाल में उसी जगह पे जाके उस शहर में जाके बसते चले जाओ। इसी के लिए बंगाल के नवाब जो थे दे असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एंड रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस एंड द नवाब्स आल्सो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कंपनी
द कंपनी डिनाइड पेइंग टैक्सेस, और कंपनी, अब जो नवाब थे वो चाहते थे कि उनको हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे किए जाएं, बट जो कंपनी थी, कंपनी से मतलब है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने वो टैक्स भरने से इनकार कर दिया। दे स्टॉप्ड द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडेड इट्स फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो किले बनाए जाते हैं ना, उस चीज़ को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। द कंपनी ऑफिशियल रोट इंसल्टिंग लेटर्स टू द नवाब्स। अब यहाँ पे क्योंकि उनके पास में, उन्होंने भारत के अंदर थोड़ी सी, भारत से एडवांस थे, तो भारत के अंदर कई सारी नई चीज़ें भी लेकर आए थे, जैसे गन्स। उस वक्त वो राजाओं को उन चीज़ों से अट्रैक्ट करते थे। अब क्योंकि जो नवाब थे उन्होंने यहाँ पे उनको किले बनाने से मना कर दिया था, उनको कहा था कि इस तरीके से आप टैक्सेस भी नहीं भर रहे हो, तो इसीलिए कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो है वो फर्दर नवाब्स को बहुत ही इंसल्टिंग लेटर्स जो थे वो लिख कर भेजे। नाउ द 6th क्वेश्चन इज, हाउ डिड द अजम्पशंस ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो अब दीवानी से मिलने वाली अजम्पशंस थी उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फ़ायदा हुआ। सो इट्स आंसर इज, द मुगल एम्परर इन 1765 अपॉइंटेड द कंपनीज Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to exploit the vast revenue resources of Bengal. This right benefited the East India Company in several ways. सबसे पहला था, it allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. Second was the monopoly of the East India Company on the trade started. And the third was the revenue of Bengal was used to export Indian goods out of the country. अब इसके अंदर हुआ क्या कि जो कंपनी थी उसको क्योंकि बंगाल के बहुत ज़्यादा बड़े रेवेन्यू का हिस्सा मिल गया था, बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया था, तो इसीलिए उसने अपने वहाँ पे अपनी खुद की मोनोपोली का मतलब होता है कि कोई और तो है नहीं है करने के लिए, तो अपना खुद का राज चलाना। एंड द रेवेन्यू ऑफ बंगाल वॉज यूज टू एक्सपोर्ट द इंडियन गुड्स आउट ऑफ द कंट्री। और जो भी बंगाल से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उसको वो लोग यूज़ कर रहे थे बंगाल से इन भारतीय गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट मतलब अपने देशों में भेज रहे थे वो, ताकि वहाँ पे वो महंगे रेट्स पे बेच सकें उसी सामान को। नाउ इन द 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? इट्स आंसर इज, द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस मेड इंडियन रूलर्स लेट गो ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड कम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एन इंग्लिश रेजिडेंट हु सर्व्ड एज द EIC's personnel was appointed the territory to keep a check on the ruler. Indian rulers were told to pay the subsidiary armed forces of the EIC, disobeying which led to that part of the territory being forced by the company. अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो सब्सिडी अलायंस है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, भारतीय जो रूलर्स थे, राजा थे, उनके साथ में एक ऐसी संधि की गई, ऐसा एक अलायंस, ऐसा अग्रीमेंट किया गया जिसके अंदर उन्होंने कहा आपको जो है कोई भी वो रखने की ज़रूरत नहीं है, आर्मी वगैरह, हम आपको सर्व करेंगे। EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा था कि हमारा एक बंदा सदा आपकी टेरिटरी में रहेगा, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े हमारी आर्मी आपको सर्व करेगी। अब इसके अंदर उनका बहुत बड़ा झोलमाल था। झोलमाल क्या था? उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर जो है इसके लिए आपको जो है जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी आर्मी आपको सर्व तो करेगी, बट उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमें जो है एक अमाउंट इस आर्मी के खर्चे के तौर पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी केस में वो अमाउंट नहीं पे कर पाते हो तो आपके टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो है वो हम छीन लेंगे, कंपनी के नाम पे कर लिया जाएगा वो। अब इसी के कारण जो है उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को धीरे धीरे करके कैप्चर करना शुरू कर लिया था। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हमने पॉइंट वाइज पढ़ना है तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है द ब्रिटिशर्स एज अ सुप्रीम पावर, क्योंकि वो अपने आप में एक सुप्रीम पावर के तौर पे आ गए थे। Whichever state wanted to sign this treaty had to accept the English as a supreme authority, क्योंकि उन्हीं का राज चलेगा। The East India Company behaved as a guardian of that state. तो यहाँ पे जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको जो है भारतीय जिस भी स्टेट के साथ वो इस ट्रीटी को साइन करते थे उनको इंग्लिश अथॉरिटीज़ को, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे थे, उनको जो है सुप्रीम अथॉरिटी देनी पड़ती थी। उसको स्टेट का गार्जियन का मतलब होता है जो देखभाल कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है, उसके तौर पे जो है वो बिहेव करना शुरू कर देते थे। यहाँ पे गार्जियन सिर्फ लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, यहाँ पे गार्जियन है जो रूल कर रहा है आपके ऊपर, रूल करना ही शुरू कर दिया था उन्होंने। सेकेंड पॉइंट के अंदर बोला जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंट, द स्टेट केप्ट एन इंग्लिश रेजिडेंट इन देयर कोर्ट टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ द किंग, कि राजा क्या कर रहा है उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक बंदा उनके कोर्ट में बिठा दिया। कहा यह गया था कि हमारा बंदा आपके किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा,
बट वो दखल अंदाजी नहीं, उससे भी ज़्यादा काम करते थे, उन्हीं के खिलाफ मैनिपुलेशन करने का काम करते थे। थर्ड के अंदर आपको कहा गया है कीपिंग ऑफ एन इंग्लिश आर्मी। इंडियन रूलर्स को ये कहा गया दैट यू आर नॉट अलाउड टू हैव देयर आर्मी टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब होता है अगर कोई घुसपैठ करता है तो उसके लिए आपको रक्षा करने के लिए अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, हमारी आर्मी आपको सर्व करेगी। द स्टेट हैड टू कीप एन इंग्लिश आर्मी, द स्टेट हैड टू बेयर फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द आर्मी। अब आपको उसके लिए क्या है, आपको एक एक्सटर्नल आर्मी हायर करनी पड़ रही है। जब आप कोई भी चीज़ बाहर से मंगवा रहे हो या कुछ भी, आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, सिमिलर वैसा ही एक बोझ स्टेट के ऊपर भी पड़ गया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज गिविंग टू द टेरिटरी। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट्स, पार्ट ऑफ देयर टेरिटरीज वर टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर जो है आपने मेरे को पैसे नहीं दिए जिसके लिए मैंने आपको आर्मी देनी है, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करते थे, हिस्सा आपकी ज़मीन का ले लेते थे। आपकी जो है, जो भी आपकी शासन करने के लिए टेरिटरी है, एरिया, उसमें से कुछ हिस्सा छीन लेते थे एज अ पेनल्टी के तौर पे। अब इसी चीज़ के तहत उन्होंने क्या किया था कि जो नवाब थे अवध के, वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। 1801 के अंदर अवध के नवाब जो थे उनको अपनी ज़मीन का, अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा जो है वो कंपनी को देना पड़ गया था। और हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। इन्हीं बातों के तहत जो है उन्होंने जो रूल्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर रखी थी, इन्हीं के तहत जो है, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने हैदराबाद को भी जो है वो भी छीन लिया। इन द फिफ्थ पॉइंट, द प्रोटेक्शन बाय द इंग्लिश। In return for all the above mentioned conditions, the English company promised to protect the state from its enemies. They also promised the state not to interfere in the internal affairs of the state, but this was a promise they seldom kept. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो सब बातें जो हमने कंडीशंस रखी हैं, इसके बदले हम आपको दुश्मनों से बचाएंगे। बट उसके बदले उन्होंने एक प्रॉमिस ये भी किया था कि आपकी स्टेट के अंदर हमारा बंदा चाहे रहेगा, बट वो इसके कोई भी आपके दखल अंदाजी नहीं करेगा किसी भी इंटरनल मैटर्स के अंदर। बट ऐसी बातें जो हैं वो सिर्फ एक मात्र प्रॉमिस तक ही रह गई, असलियत में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो है हर बात में इंटरफेयर भी किया और उन्होंने इसको जो है वो एक हमारे ही खिलाफ, हमारे देश के शासकों के खिलाफ ही मैनिपुलेशंस करने के लिए, उनके खिलाफ ही षड्यंत्र रचने के लिए उन चीज़ों को यूज़ किया था, फूट डालने के लिए उपयोग किया था इन्हीं सब बातों का। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। अब इंडियन रूलर्स थे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से अलग थी। सो इसके अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना था दोनों का। सबसे पहला है आपका, एक साइड पे आपके पास में कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी साइड पे इंडियन रूलर एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी का क्या था, सबसे पहले पॉइंट के अंदर है कंपनी डिवाइड्स द टेरिटरी इनटू प्रेसिडेंसीज। इंडियन रूलर्स जो थे वो अपने टेरिटरीज को किस तरीके से डिवाइड करते थे, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, परगना के अंदर, परगना के अंदर, तहसील के अंदर और पार्षद के अंदर। इसके अकॉर्डिंगली इंडियन रूलर्स जो थे वो अपनी टेरिटरीज को डिवाइड करते थे। सेकेंड पॉइंट के अंदर है कि गवर्नर जो था वो रूल करता था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, और यहाँ पे भारत के अंदर जमींदार और पीजेंट्स जो थे वो उन यूनिट्स का देखभाल करते थे, वो उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे उनको देखने के लिए। थर्ड पॉइंट है गवर्नर जनरल वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर जनरल होता था वो हेड होता था उस जगह का, और इंडियन रूलर्स के अंदर जो नवाब है या फिर जो राजा है, किंग है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता था। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने कई सारे एक्ट्स बनाए। एक रेगुलेटिंग एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, मॉन्टीक क्लेमफोर्ड रिफॉर्म है, और भारतीय राजाओं ने ऐसे कोई भी एक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने सिर्फ जो है अपने शासनकाल में फरमान जारी करते थे। तो आई होप आपको यहाँ पे इन दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। कंपनी की आर्मी के अंदर किस प्रकार के बदलाव हुए। सो इट्स आंसर इज द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नोन एज द सिपॉय आर्मी। द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द आर्मी वर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया trained by the East India companies to become professional soldiers. The major change in the East India Company was the domination of infantry over the cavalry with the introduction of the muskets, matchlocks to guard them. The company also introduced a uniform military culture where soldiers were given European training through the drills and other exercises. अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें ज़्यादातर जो थे वो भारतीय सिपाही जो थे, उन्होंने भारतीय पीजेंट्स को जो है वो सिपाही के तौर पे ट्रेन करके उन्होंने
शामिल किया था। इसके अंदर जो था उनकी इन्फेंट्री कैवलरी जो है उसके अंदर मस्केट्स, मैचलॉक्स, इस तरीके से वो उनको गार्ड के तौर पे उनके गार्ड के लिए रखा गया था। उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर भी इंट्रोड्यूस किया और इसके लिए वो जो है ड्रिल्स करते रहते थे, एक्सरसाइजेस करते रहते थे अलग अलग। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग CSE ट्यूटोरियल। थैंक यू।